बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी 17 जुलाई के जो है वो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जुलाई का लेक्चर 10 है करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या आज इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन जो है वो एग्री हो गए इस बात पे कि भाई हम अपने जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत करेंगे और सिक्योरिटी के लिहाज से खास करके हम जो है मज़ीद अपने ताल्लुकात को आगे लेके जाएंगे। और जो बायलेटरल हमारे जो डायलॉग्स चल रहे हैं, जो बातचीत हमारी चल रही है डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, उनको आगे लेके जाएंगे। इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, बारिशों ने जो है वो पंजाब के अंदर तबाही मचा दी है, तो इसलिए पंजाब के अंदर जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, रेन इमरजेंसी। और आपको पता है पंजाब के अंदर इस टाइम पे हालात बहुत ख़राब है, खास करके आज आपने जो देखा चकवाल के अंदर या बाकी एरियाज़ के अंदर कितनी शदीद जो है बारिश हुई है और क्लाउड ब्रस्ट हुआ। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उन्होंने साइन किया है ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, जो पहले ही एक तरह से हो चुका था, लेकिन उसको मजीद उन्होंने जो है वो उसके ऊपर काम करने का जो है वो हामी भरी है। रेलवे प्रोजेक्ट जो है ये अब उज़्बेकिस्तान से गुजरेगा, उज़्बेकिस्तान से होके ये सीधा जो है वो पाकिस्तान आएगा। इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे, यूके जो है उसने वोटिंग एज जो है वो 2 साल कम करके 16 साल जो है वो कर दी है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, तो ये आज हमारे पास न्यूज़ है और इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे ईरान के हवाले से भी। ठीक है, कि क्या जो है वो नई प्रिडिक्शंस की जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी पाकिस्तान की और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात जो हैं उनकी, कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है वो यूरोपीय यूनियन के इन्वेस्टर हैं और यहाँ पे जो है ये आमना बलोच हैं, पाकिस्तान के जो है वो इन्वेस्टर हैं। तो इनकी मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान एंड EU एग्रीज टू स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी ड्यूरिंग बायलैटरल डायलॉग। ठीक है जी, दो तरफा बातचीत में ये फैसला हुआ है कि ये जो आपस के जो ताल्लुकात हैं उनको मजीद मजबूत करेंगे। ठीक है, अब क्या मजबूत करेंगे या न्यूज़ क्या है, पाकिस्तान और EU जो है इनकी 10th पॉलिटिकल डायलॉग हुए हैं बेलारूस के अंदर। तो एमसीक्यूज में नॉर्मली इस तरह की चीज़ें याद रखिएगा, पूछी जाती हैं कि भाई पाकिस्तान और EU के जो पॉलिटिकल डायलॉग्स हैं वो कौन सा राउंड था, तो आप ये बता सकें कि भाई ये 10th राउंड था। ठीक है, 10वां दौर था। और हुआ कहाँ पे, बेलारूस के अंदर जो है वो, सॉरी ब्रसल्स के अंदर जो है वो हुआ। ठीक है, तो ब्रसल्स के अंदर हुआ। उसके बाद इसमें बात की गई जी कॉपरेशन के हवाले से, कहाँ कहाँ पे, सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म में और मल्टी लेटरल अफेयर्स के अंदर। ठीक है, दोनों साइड जो है उन्होंने रीअफर्म किया दोबारा से कि भाई हमने 2019 में जो बातचीत स्टार्ट की थी, यानी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान जो हमारा था कि EU और पाकिस्तान जो है वो अब हर साल बात किया करेंगे, तो उसको जो है वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग की दोबारा से बात की कि हम इसको आगे मजीद जारी रखेंगे और कोलेबोरेशन को एक्सपेंड करेंगे मुख्तलिफ जो है वो डायमेंशंस के अंदर। ठीक है, मजीद इसमें बात हुई है कि भाई हम इसी तरह से काम जारी रखेंगे। जो GPS प्लस स्टेटस पाकिस्तान को मिला हुआ है, आपको पता है, ठीक है, फ्री ट्रेड के हवाले से, तो इसको मजीद आगे लेके चलेंगे कि पाकिस्तान को मजीद फैसिलिटेट किया जाए। और थर्ड कम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन और मोबिलिटी डायलॉग जो है वो भी 2025 में जो है करने की बात की गई है। तो इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, मजीद डायलॉग्स में बात की गई टेररिज्म के हवाले से, नारकोटिक्स के हवाले से, रीजनल डिस्प्यूट्स के हवाले से बात की गई है। और इंटरनेशनल लॉ जो है उसको बरकरार रखने के हवाले से बातचीत की गई है। ठीक है, कि भाई हम जो है EU और पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन वो किसी और को फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, यानी जैसे इसराइल जो कर रहा है तो उसके हवाले से वो कुछ नहीं बोल रहे। और ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उसको मिलके आगे लेके चलेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान और EU जो है इन्होंने सीज फायर की बात की है गजा के अंदर, लेकिन EU जब भी बात करते हैं सीज फायर की, उसने कभी भी इसराइल का नाम जो है वो नहीं लिया, आपको पता है इस बात का। ठीक है, तो उन्होंने साथ बताया कि भाई ये जो ग्रुप्स हैं इस किसी को सपोर्ट ना किया जाए, और साथ में 2 स्टेट सोल्यूशन की बात उन्होंने बात की। तो चलें, ये एक अच्छी बात हुई है। कम से कम जो है उन्होंने इसराइल को ये बताया कि भाई फ़लस्तीन नाम की कोई ना कोई रियासत मौजूद है, तो 2 स्टेट सोल्यूशन की यहाँ पे बातचीत हुई है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी इस बात पे एग्री है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो। हालांकि पाकिस्तान, आपको पता है, उसके जो हम अभी तक देखते हैं जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी हमारी यही है कि हम इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, सिर्फ फ़लस्तीन को हम एक रियासत मानते हैं, इसराइल को नहीं मानते। लेकिन अब पाकिस्तान खुद जो है मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा है कि हाँ भाई हम इसराइल को मानेंगे अगर फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ व्यूज़ एक्सचेंज हुए हैं यूक्रेन की वॉर के ऊपर। ठीक है, और कश्मीर के ऊपर जो है वो बातचीत हुई है यहाँ पे। इसके अंदर मजीद कहा गया कि 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है वो भी हम नेक्स्ट करेंगे, और पॉलिटिकल डायलॉग्स भी जो है वो इस्लामाबाद में 2025 में ही जो है वो होंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये जो है वो EU और पाकिस्तान की बातचीत हुई है। तो ये एक डिप्लोमेटिक एक एंगेजमेंट थी बेसिकली, जिस तरह से नॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, ठीक है। और ये भी एक गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम बैक कर रहा है डिप्लोमेसी के अंदर, या खास करके अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अब उसे समझ आ गई है कि भाई उसने ताल्लुकात बेहतर रखने हैं। तो पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उन्होंने साइन किया है ट्रायल रिटल एग्रीमेंट जो है वो रेलवे प्रोजेक्ट के हवाले से, ठीक है। और काबुल के अंदर जो है ये बहस हुई है, यहाँ पे सर जोड़ा गया है। तो ये हनीफ अब्बासी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सागदार साहब हैं और ये अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं। तो इनके बीच में जो है बातचीत हो रही है और ये दोनों रेलवे मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के, ठीक है, जिन्होंने जो है ये फैसला किया। हालांकि आपको पता है इससे पहले ये डायलॉग्स हो रहे थे 2 साल पहले भी कि भाई किस तरह से उज़्बेकिस्तान से जो है वो रेलवे लाइन पाकिस्तान तक आएगी, लेकिन उसको हतमी शक्ल नहीं दी गई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जून में इसके ऊपर काम जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ये ट्रायल रिटल समिट यहाँ पे हुआ, या मोट आप इसको कह लें, ठीक है, कि हाई लेवल की मीटिंग तो नहीं थी प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर, लेकिन फिर भी वहाँ पे बातचीत हुई है और काबुल में ये मीटिंग हुई है और इसमें बात की गई है जी जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी की, ठीक है। जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको पहले उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है कि क्या ये पॉसिबल है, ये कैसे चलेगा, किस तरह इसको लेके जाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है यानी उज़्बेकिस्तान का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का यूएपी जिसको नाम दिया जा रहा है रेलवे प्रोजेक्ट, इसकी फिजिबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। तो रेल प्रोजेक्ट जो है उसका कहा जा रहा है कि सेंट्रल एशिया को, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को ये मिलाएगा पाकिस्तान की सी पोर्ट के साथ, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं ये बेसिकली लैंड लॉक्ड हैं। अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, ठीक है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है कि भाई ज़मीनी तौर पे वो बंद है, उसका कोई भी सी पोर्ट नहीं है। तो ट्रेड के लिए पाकिस्तान जो है उसके साथ उसका मुआहदा है ट्रांजिट ट्रेड का, जो 1960s में हुआ था, तो वो उसी को यूज़ कर रहा है और सेंट्रल एशियन नेशंस भी इसी को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब ये सेंट्रल एशियन नेशंस को अगर सी पोर्ट से पाकिस्तान की जोड़ दिया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा जो है वो आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान को भी इसका बेनिफिट होगा और साथ में जो है इन कंट्रीज़ को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये गुजरेगा कहाँ से जी? ये तरमीज़ से गुजरेगा, मज़ार शरीफ से गुजरेगा, लोगार से गुजरेगा और उसके बाद ये पेशावर तक जो है वो आएगा और फिर यहाँ पे आगे बॉर्डर के साथ टच होगा, समंदर के साथ। तो पाकिस्तान की साइड से इसाक डार साहब यहाँ पे मौजूद थे और रेलवे के मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब जो है वो यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि मेजर माइलस्टोन है रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के हवाले से। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये आगे कंप्लीट होता है तो ये रीजनल कनेक्टिविटी जो बनेगी, इतनी लंबी जो कनेक्टिविटी इसको बनाएंगे, यानी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है पाकिस्तान के लिए एक नई मार्केट के तौर पर साबित होगा। पाकिस्तान की पोर्ट के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान के लिए जो अहमियत है इन ममालिक की वो पहले ही थी और इसके साथ साथ इन ममालिक के लिए भी पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कदम है, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप थोड़ा सा मैप को देखिए तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कहाँ से जो है बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, ये तिरमीज़ से जो है वो स्टार्ट होगा और उसके बाद ये पेशावर तक जो है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद बाई रोड जो है वो आगे जाएगा। तो ये यहाँ से तिरमीज़ उज़्बेकिस्तान से स्टार्ट होगा, ये पूरे का पूरा सेंट्रल एशियन रीजन है और यहाँ से मज़ार शरीफ से होता हुआ, इन इलाकों से होता हुआ ये लोगार तक आएगा और फिर यहाँ से जो है ये पेशावर पहुँचेगा। तो ये काफ़ी लंबा रेलवे ट्रैक है, इसकी विजिबिलिटी चेक की जा रही है और जून के अंदर यानी लास्ट मंथ जो गुजरा है जून 2025, उसमें कहा जा रहा है कि इसके ऊपर काम स्टार्ट भी जो है वो हो चुका है हल्का-फुल्का, ठीक है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, अगर ये होता है तो ये रीजनल कनेक्टिविटी ग्रेटर लेवल के ऊपर लेके जाएगी और एक खूब बड़ी मार्केट जो है वो पाकिस्तान की रीच में आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज कर दिया गया पूरे पंजाब के अंदर और रेन इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है पार्ट्स मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर पंजाब के, क्योंकि दर्जनों जो है वो लोग इस टाइम तक जो है वो हलाक हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर। तो पंजाब के हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। हालांकि इस टाइम पे फ्लड जो है वो आपको पता है नॉर्मली फ्लड पाकिस्तान में अगस्त से सितंबर में जो है जब पानी इंडिया खोलता है तो उस टाइम पे आ रहा होता है, लेकिन ये हमारी अपनी ही बारिशों से हमारी इतनी तबाही हो रही है तो आगे आप सोचें क्या होगा। और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फ़ौज को तलब कर लिया गया। तो जब भी नाम आता है फ़ौज को तलब कर लिया तो ज़ाहिर बात है इसका मतलब कुछ बड़ा हुआ है, समझ रहे हैं बात को। तो अब जो है वो हालात इस तरह के बने हुए हैं, जैसे आपने सुबह न्यूज़ के ऊपर सुना भी होगा चकवाल और रावलपिंडी के हवाले से बहुत ख़तरनाक हालात है वहाँ पे। तो सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है पंजाब में थर्सडे को, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये रेन इमरजेंसी है जो कि बारिशों की वजह से जो है फ्लड की सूरत हाल बन गई है और 60 ज़िंदगियाँ अभी तक जो है वो निकल चुकी है ये बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान। ये 24 घंटे में 7 लोगों की अमवात जो है वो हो चुकी हैं इन बारिशों से और स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया गया और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स खास करके वहाँ पे काफ़ी खतरा है।
तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने भी बताया कि ये बारिश अभी जारी रहेगी भाई, ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ये फिर से जारी रहेगी। इसी तरह से जो NDMA है उसने भी ये प्रिडिक्ट किया कि अभी मजीद जो है वो डाउनपोर्स होंगे, यानी कि अभी मजीद बारिशें होंगी और नीचे की तरफ पानी जाएगा और तबाही आएगी। तो पंजाब जो है उसमें खास करके बताया जा रहा है कि 63 जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं और 290 जो है वो इंजरीज हो चुकी हैं, जिसमें लाहौर और उकाड़ा जो है वो टॉप पे हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने स्विमिंग वगैरह बैन कर दी। ठीक है जी, इन इलाकों में वैसे भी क्या स्विमिंग कोई करेगा, लेकिन हर तरह की जो है एक्टिविटीज़ यहाँ पे बैन कर दी गई हैं। जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने रेन इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की है यहाँ पे पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए, और यहाँ पे जो है वो पाक आर्मी को बुलाया गया है खास करके जेहलम के अंदर, और 50 बोट्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको पता है चकवाल के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है, तो ये डाटा अभी तक बताया जा रहा है कि भाई पंजाब जो है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डेथ्स यहाँ पे हो चुकी हैं, उसके बाद KP है, फिर सिंध है, फिर बलोचिस्तान है। ठीक है, तो ये पूरा डाटा है कि कैसे अभी तक जो है बारिशों से डेथ्स हो चुकी हैं, और ये बेसिकली 26 जून से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो 26 जून से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और आज हम जो है वो खड़े हैं जी 17 जुलाई के ऊपर। ठीक है, तो 26 जून से 17 जुलाई का ये डाटा है फिलहाल। मजीद इसमें कहा जा रहा है 15,000 रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं उनको भी हाई अलर्ट पे रखने का कहा गया है कि भाई वो भी हर टाइम पे मौजूद रहेंगे, और ख़ास करके फ्लड प्रोन्स एरिया जो है, यानी जहाँ पे फ्लड ज़्यादा है जैसे चकवाल है, ठीक है जी, या पिंडी है, ठीक है, ये एरियाज़, या लाहौर जो है, तो इन एरियाज़ को खासकर कहा जा रहा है। इस तरह से वासा जो है, उन्होंने भी वासा की जो DG उन्होंने भी कंफर्म किया कि भाई जो दरियाओं का बहाव है वो भी बहुत तेज़ हो रहा है। ठीक है, जिससे जो है वो नुकसान हो रहा है, और जैसे पिंडी में नाला लई वगैरह है या चकवाल के अंदर जैसे कहा जा रहा है जी क्लाउड ब्रस्ट हुआ। ठीक है, तो क्लाउड ब्रस्ट जो है वो पूरे का पूरा एक बादल वहाँ पे फटा है और 400 मिलीमीटर बारिश वहाँ पे हुई है, यानी चकवाल के अंदर जो है वो क्लाउड ब्रस्ट हुआ, उसके नतीजे के तौर पे 400 मिलीमीटर बारिश हुई है 10 घंटों के अंदर। तो वहाँ पे कहा जा रहा है जी पूरे के पूरे जो गाँव हैं वो सैलाब की जद में आ गए और डूब गए हैं, यानी इतनी शदीद किस्म की जो है वो बारिश हुई है चकवाल के अंदर, तो आप ये अंदाज़ा कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ NDMA रिपोर्ट कर रहा है कि भाई मानसून की बारिश जो है वो 26 से जारी है, और इसमें अभी तक टोटल जो है वो 178 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है, और मुख्तलिफ हादसात जो है वो इसी तरह से हो रहे हैं, और इसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर भी CDA जो है वो एक्टिव है। तो अभी तो ये बारिशों का आगाज़ है, अभी NDMA जो है ये बता रहा है, या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी ये बता रहा है कि अभी मज़ीद बारिशें जो हैं वो होनी बाकी हैं, और आगे फिर क्या हालात बनते हैं पाकिस्तान के, खुदा ही खैर करे। और लास्ट में बात करते हैं जी UK टू लोअर वोट एज टू 16 इन जनरल इलेक्शंस। ठीक है, कि UK जो है वो जो हमारे पास मेजर कंट्रीज है, बहुत से ममालिक ने अपनी जो वोटिंग एज है वो 16 साल की भी है। ठीक है, लेकिन जो मेजर कंट्रीज हैं, बड़ी पावर्स में से आप ये कह सकते हैं जिसको पाकिस्तान फॉलो करता है, तो उसमें जो है UK ने जो है अपनी वोटिंग एज कम कर दी है, और अब उम्मीद ये की जा रही है कि शायद पाकिस्तान में भी जो है वो वोटिंग एज के ऊपर बातचीत की जाए और यहाँ पे भी कम की जाए 16 साल की। ठीक है, तो 16 साल की जाए। तो UK गवर्नमेंट जो है उसने 16 साल की एज कर दी है जी जनरल इलेक्शंस के लिए, और ये कहा जा रहा है कि भाई अगर वो टैक्स दे सकते हैं तो फिर वो वोट भी दे सकते हैं, यानी 16 और 17 साल का अगर एक जो नौजवान है अगर वो टैक्स दे सकता है तो एक्चुअली में उसे वोट भी देने का हक है। तो कीम स्टीमर साहब जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं लेबर पार्टी के, उन्होंने ये मूव की है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो लेबर पार्टी है, जैसे यहाँ पे हम PTI का कहते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से इनकी भी जो है वो यूथ की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यूथ की फॉलोइंग होने से इन्होंने जानबूझ के ये किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट इनको मिल सके। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने वोट के लिए कहा था कि भाई हम जो है वो वोटिंग एज कम करेंगे तो नेक्स्ट महीने सपोर्ट मिलेगी लेबर पार्टी को आगे जाके। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी जो है वो इनको इस टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, तो ये कुछ भी ये नहीं कर सकते हैं। अब इससे पहले अगर कुछ कंट्रीज़ को देखें जिन्होंने 16 साल की एज की हुई है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, इक्वाडोर है, अर्जेंटीना है और क्यूबा है। तो कोई भी मेजर कंट्री यहाँ पे आपको शायद देखने को ना मिले ब्राज़ील को छोड़ के, ठीक है, कि जिसने की हुई है। तो अब UK जो है उसने की है, तो एक्चुअली में ये एक बड़ी मूव है। अब इसके बाद जो हम ये देखेंगे शायद जो है वो मे बी एक्सपेक्टेड हो US के अंदर हो जाए, ठीक है, या इंडिया के अंदर हो जाए, या पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉसिबिलिटी हो जाए। पाकिस्तान के अंदर तो फिलहाल शायद वो यही समझेंगे सपोर्टर, जैसे यहाँ पे लेबर पार्टी के हैं, यहाँ पे भी PTI के हैं, तो इसलिए ना ही करें। लेकिन अगर ऐसा होता है तो होना चाहिए, ज़ाहिर बात है इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं अब वो पहले से बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं और उन्हें पता है कि बेहतर क्या है। ठीक है, अब जैसे भी हम वैसे भी कहते हैं कि जेन जी जो है ज़्यादा एडवांस है, तो उन्हें आइडिया है कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो आज के कुछ करंट अफेयर्स थे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए जो है कमेंट सेक्शन मौजूद है।